आज हमारी जो पहली खबर है वो उत्तर प्रदेश के दर्शकों के लिए है और पूरे देश के दर्शकों के लिए भी है, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश में जो सवाल सबसे ज्यादा लोग पूछ रहे हैं वो ये कि क्या अतीक अहमद के बाद अब मुख्तार अंसारी की बारी है। आज हम आपको ये बताएंगे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मुख्तार अंसारी के बीच 36 का आंकड़ा क्यों है और मुख्तार अंसारी को अब ऐसा क्यों लगने लगा है कि उसका अंत भी अतीक अहमद जैसा ही होगा। आज मुख्तार अंसारी की पत्नी, जिसका नाम है अफशा अंसारी, उनकी तलाश में मऊ और गाजीपुर जिले में उत्तर प्रदेश पुलिस ने कई ठिकानों पर छापे मारे हैं और इस दौरान पुलिस ने कुछ घरों की तलाशी भी ली। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की पुलिस ने अब मुख्तार अंसारी की पत्नी पर इनाम की रकम 50 से बढ़ाकर 75,000 कर दी है और उसके खिलाफ जमीनों पर अवैध कब्जे के एक मामले में लुकआउट नोटिस भी जारी किया है। और अफशा अंसारी पर यह आरोप है कि वो मुख्तार अंसारी के गैंग को ऑपरेट कर रही थी और वो मुख्तार अंसारी के तमाम अपराधों में पूरी तरह शामिल थी। तो अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी के बीच में एक कॉमन जो बात है वो ये कि इन दोनों की पत्नियां इनके गैंग को ऑपरेट करती थी और अपराध में उनकी बराबर की हिस्सेदारी होती थी। उत्तर प्रदेश की पुलिस अतीक अहमद की पत्नी को भी ढूंढ रही है और मुख्तार अंसारी की पत्नी को भी इस समय उत्तर प्रदेश की पुलिस चारों तरफ ढूंढ रही है और उस पर 75,000 रुपए का इनाम है। आज की एक और बड़ी खबर यह है कि मुख्तार अंसारी के भाई और बीएसपी के सांसद अफजाल अंसारी की लोकसभा की सदस्यता अब से कुछ देर पहले रद्द हो गई है, क्योंकि उसे अदालत ने गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में दोषी माना और 4 साल कैद की सजा सुनाई है और इसी मामले में मुख्तार अंसारी को भी 10 साल जेल की सजा हुई है। यानी अतीक अहमद के परिवार की तरह आज मुख्तार अंसारी, उसका भाई और उसका बेटा जेल में है और अतीक अहमद की तरह ही मुख्तार अंसारी की पत्नी इस समय फरार है और मुख्तार अंसारी को डर है कि उसका अंत भी अतीक अहमद जैसा ही हो सकता है। आज हम आपको सत्ता की वो सीढ़ियां दिखाएंगे जिन पर पैर रखकर मुख्तार अंसारी अपराध की नई नई ऊंचाइयों पर पहुंचता चला गया और एक बहुत बड़ा माफिया बन गया। लेकिन उससे पहले आपको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक वीडियो हम दिखाना चाहते हैं। ये वीडियो वैसे तो आप देख चुके होंगे, लेकिन आज इसे एक नए नजरिए से, एक नए दृष्टिकोण से आप देखिएगा। ये वर्ष 2007 का वीडियो है जिसमें वो लोकसभा में अपनी सुरक्षा और अपने साथ हुए दुर्व्यवहार को लेकर बहुत भावुक हो गए थे और रोने लगे थे। ये वीडियो आपने अब तक जरूर देख लिया होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस समय योगी आदित्यनाथ को किसने रुलाया था? वो इतने भावुक क्यों हुए थे? ऐसा क्या उनके साथ हुआ कि वो लोकसभा में फूट फूट कर रोने लगे थे? और क्या वर्ष 2008 में मुख्तार अंसारी ने ही योगी आदित्यनाथ पर एक जानलेवा हमला करवाया था? हम आपको आज इन सभी सवालों के जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले आप योगी आदित्यनाथ का ये वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि ये एक लैंडमार्क वीडियो है। इस वीडियो के साथ ही असल में ये कहानी शुरू होती है। आज मुख्तार अंसारी की पत्नी, जिसका नाम है अफशा अंसारी, उनकी तलाश में मऊ और गाजीपुर जिले में उत्तर प्रदेश पुलिस ने कई ठिकानों पर छापे मारे हैं और इस दौरान पुलिस ने कुछ घरों की तलाशी भी ली। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की पुलिस ने अब मुख्तार अंसारी की पत्नी पर इनाम की रकम 50 से बढ़ाकर 75,000 कर दी है और उसके खिलाफ जमीनों पर अवैध कब्जे के एक मामले में लुकआउट नोटिस भी जारी किया है। और अफशा अंसारी पर यह आरोप है कि वो मुख्तार अंसारी के गैंग को ऑपरेट कर रही थी और वो मुख्तार अंसारी के तमाम अपराधों में पूरी तरह शामिल थी। तो अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी के बीच में एक कॉमन जो बात है वो ये कि इन दोनों की पत्नियां इनके गैंग को ऑपरेट करती थी और अपराध में उनकी बराबर की हिस्सेदारी होती थी। उत्तर प्रदेश की पुलिस अतीक अहमद की पत्नी को भी ढूंढ रही है और मुख्तार अंसारी की पत्नी को भी इस समय उत्तर प्रदेश की पुलिस चारों तरफ ढूंढ रही है और उस पर 75,000 रुपए का इनाम है। आज की एक और बड़ी खबर यह है कि मुख्तार अंसारी के भाई और बीएसपी के सांसद अफजाल अंसारी की लोकसभा की सदस्यता अब से कुछ देर पहले रद्द हो गई है, क्योंकि उसे अदालत ने गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में दोषी माना और 4 साल कैद की सजा सुनाई है और इसी मामले में मुख्तार अंसारी को भी
10 साल जेल की सजा हुई है। यानी अतीक अहमद के परिवार की तरह आज मुख्तार अंसारी, उसका भाई और उसका बेटा जेल में है, और अतीक अहमद की तरह ही मुख्तार अंसारी की पत्नी इस समय फरार है, और मुख्तार अंसारी को डर है कि उसका अंत भी अतीक अहमद जैसा ही हो सकता है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने दो कुख्यात अपराधियों को माफिया से बहुत बड़ा नेता बना दिया। इनमें समाजवादी पार्टी ने अतीक अहमद को खुलकर राजनीतिक संरक्षण दिया और मायावती की बहुजन समाज पार्टी ने उसके मुकाबले में मुख्तार अंसारी को राजनीति के मैदान में उतार दिया। तो ये दो बड़े गैंगस्टर, दो बड़े अपराधी, दो बड़े माफिया जिनका उदय एक साथ हो रहा था, दोनों ही नेता बनना चाहते थे और नेता बन भी गए। एक को बनाया समाजवादी पार्टी ने, मुलायम सिंह यादव ने, दूसरे को बनाया मायावती ने। वर्ष 1996 में जब अतीक अहमद ने पहली बार समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़ा, उसी समय मुख्तार अंसारी की भी राजनीति में एंट्री हुई, और मुख्तार अंसारी को राजनीति में लाने वाला कोई और नहीं बल्कि स्वयं मायावती थी। मायावती की पार्टी ने ही वर्ष 1996 में मुख्तार अंसारी को विधानसभा चुनाव में अपना उम्मीदवार बनाया, और इस तरह मुख्तार अंसारी ने यह चुनाव जीतकर वो अपराधी से नेता बन गया, और इसके बाद वो भारत के लोकतंत्र में मौजूद खामियों का लगातार फायदा उठाता चला गया। इससे भी ज्यादा दुख की बात यह है कि मुख्तार अंसारी वर्ष 2009 से लगातार जेल में बंद है। 2009 से लगातार जेल में है। उसके खिलाफ 60 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन इसके बावजूद मुख्तार अंसारी जेल के अंदर रहते हुए 2 बार विधानसभा का चुनाव जीत चुका है, और आज उसका बेटा अब्बास अंसारी भी जेल में बंद है, लेकिन वो भी विधायक है, और उसका भाई अफजल अंसारी को भी 29 अप्रैल को ही जेल भेजा गया है, और कोर्ट ने उसे गैंगस्टर एक्ट में एक मामले में 4 साल की सजा सुनाई है, जिसके बाद उसकी सदस्यता रद्द हुई है। राजनीतिक संरक्षण पाता है, चुनाव लड़ता है, चुनाव जीतता है, विधानसभा में बैठता है, फिर उसके बाद संसद में बैठता है। इसी तरह मुख्तार अंसारी जैसा अपराधी जब विधायक बनता है, जब उसका भाई संसद का सदस्य बनता है, लोकतंत्र के मंदिर में जाकर बैठता है, तब आपको क्या लगता है? लोकतंत्र की हत्या उस दिन हुई थी या लोकतंत्र की हत्या अब हो रही है? अदालतों को उस दिन बंद हो जाना चाहिए था या अदालतों को आज बंद हो जाना चाहिए? भारत का संविधान उस समय खतरे में आया था या भारत का संविधान आज खतरे में आया है? ये बात आपको जरूर सोचनी चाहिए। और जिस दिन इस तरह के लोगों को टिकट मिलता है, देश की जनता इन्हें जिता भी देती है, ये विधानसभा में और भारत की संसद में बैठने लगते हैं, हमें लगता है भारत का लोकतंत्र तो उसी दिन हार जाता है। दिल्ली पुलिस ने खुद ही संज्ञान लिया और इस मामले में आईपीसी की धारा 294 के तहत एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू कर दी। और इस धारा के तहत केस तब दर्ज होता है जब कोई भी व्यक्ति अश्लील हरकतों में शामिल पाया जाता है किसी सार्वजनिक जगह पर। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने ऐसी घटनाओं को लेकर एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, जिसमें अगर किसी भी व्यक्ति को इस घटना के बारे में कोई जानकारी है तो वो इस बारे में सूचना दे सकता है। हम दिल्ली पुलिस की मदद करना चाहते हैं, मेट्रो में सफर करने वाले जो करोड़ों लोग हैं उनकी मदद करना चाहते हैं। ये वो नंबर है। अगर आपको भी इस तरह की जो अश्लील घटना है जो अभी हमने आपको दिखाई, उसके बारे में कोई जानकारी है तो आप इस नंबर पर संपर्क करके जानकारी दे सकते हैं। इसके अलावा दिल्ली महिला आयोग की तरफ से भी इस मामले में दिल्ली मेट्रो और दिल्ली पुलिस को एक नोटिस जारी किया गया है। इस मामले में अब तक की कार्रवाई के बारे में जानकारी मांगी गई है। 50 लाख लोग सफर करते हैं। एक अनुमान के मुताबिक दिल्ली मेट्रो की कुल 300 ट्रेनों का 12 अलग अलग रूट्स पर संचालन होता है और यह 390 किलोमीटर के क्षेत्र में 280 स्टेशंस को कवर करती है। लेकिन अब मेट्रो को लोगों ने अपना एक तरीके से बेडरूम बनाकर छोड़ दिया है और ये गंदी बातें मेट्रो में अब आम बात बन चुकी हैं। और लोग अगर किसी कपल को मेट्रो में ऐसा कुछ करते हुए देखते हैं तो वो ऐसे रेट करते हैं जैसे वहां कुछ हुआ ही ना हो। जैसा मैंने आपको कहा, लोग सब देखकर अनजान बन जाते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है सभी लोगों को बगैर किसी क्षेत्र या धार्मिक भेदभाव के एक ही नागरिक कानून के अंतर्गत लाना। ना क्षेत्र के आधार पर भेदभाव होगा, ना धर्म के आधार पर होगा, ना किसी और आधार पर होगा, यानी सबके लिए समान कानून होगा। और इसकी सबसे ज्यादा चर्चा पर्सनल लॉज के मामले में होती है, जहां शादी और तलाक जैसे मामले होते हैं। और यहीं पर सबसे ज्यादा समस्याएं भी होती हैं, क्योंकि दूसरे धर्म खास तौर पर मुस्लिमों के जो पर्सनल लॉज अलग हैं और वो इसी के मुताबिक चलते हैं, अपने पर्सनल लॉज के मुताबिक।
उदाहरण के तौर पर भारत में हिंदुओं में कानूनन 18 साल में लड़की की शादी की अनुमति कानून देता है, जबकि इस्लाम में लड़की का निकाह 15 साल की उम्र में भी किया जा सकता है। यानी ये दो अलग अलग कानून हैं। भारत के संविधान में समान नागरिक संहिता एक ऐसा विषय है जो कॉन्करेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची के तहत आता है। समवर्ती सूची वो होती है जिसके अंतर्गत आने वाले विषय पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर कोई गतिरोध पैदा होता है तो केंद्र का कानून ही मान्य रहेगा। उत्तराखंड और गुजरात की सरकारों ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को कानून बनाने के लिए कदम बढ़ा दिए हैं, जबकि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, असम, मध्य प्रदेश जैसे जो दूसरे बीजेपी शासित राज्य हैं उनमें भी चर्चा शुरू हो गई है। देश में गोवा अकेला ऐसा राज्य है जहां खुद का यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। वहां इसे गोवा फैमिली लॉ के नाम से जाना जाता है। भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड आज तक लागू ना हो पाने की वजह जानने के लिए हमें 1850 से पहले के उस दौर को भी जानना होगा जब अंग्रेज भारत में अपनी हुकूमत कायम कर चुके थे। अक्टूबर 1840 में एक रिपोर्ट ने अपराध, सबूत और कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े भारतीय कानूनों में यूनिफॉर्मिटी की जरूरत पर तो जोर दिया, लेकिन हिंदुओं और मुसलमानों के पर्सनल लॉज को ऐसे किसी भी दायरे से बाहर रखने का सुझाव दिया। हमें यह भी समझना होगा कि हिंदू और मुस्लिम कानून में विभाजन का फैसला अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का एक हिस्सा था। दौड़, एक रेस दिख रही है। बीजेपी ने मुफ्त में 3 गैस सिलेंडर, गरीब परिवारों को आधा लीटर दूध, 5 किलो फ्री राशन और यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का वादा किया है। इससे पहले कांग्रेस ने मुफ्त वादों का एक पिटारा खोल दिया था। उन्होंने 200 यूनिट तक फ्री बिजली, परिवार की महिला मुखिया को हर महीने 2000 रुपए, हर ग्रेजुएट को 3000 रुपए, बस और ट्रेन में महिलाओं को फ्री यात्रा, गरीब परिवार को हर महीने 10 किलो चावल वगैरह देने का वादा कांग्रेस ने किया है।